अरे नीतू, जरा सुन तो। इस बार दिवाली पर जब तू घर आएगी तो सोफे का नया सेट लेते आना। पुराना वाला बिल्कुल घिस गया है। रिश्तेदार आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते ही नीतू के फ़ोन पर उसकी भाभी रचना की आवाज़ गूंजी। नीतू ने एक ठंडी सांस ली और कहा, भाभी आज महीने ऑफिस में थोड़ा काम मंदा है और मेरा खुद का मेडिकल का कुछ खर्च। अरे अब तुम कमाती हो तो इतना क्या सोचना। वैसे भी भाई का बिजनेस अभी नया है, थोड़ा हाथ बटा दोगी तो क्या हो जाएगा। भाभी ने बात काटते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। नीतू बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर थी। वह हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा अपने घर लखनऊ भेज देती थी। पिछले 4 साल से यही सिलसिला चल रहा था। पापा के रिटायरमेंट के बाद घर की मरम्मत, भाई की शादी का खर्च और अब भाई के नए बिजनेस की फंडिंग सब नीतू की बदौलत ही चल रहा था। खुद नीतू एक साधारण पीजी में रहती थी। ऑटो के पैसे बचाने के लिए पैदल चलती थी और सहेलियों के साथ बाहर जाने से कतराती थी ताकि पैसे बच सके। नीतू अब 29 साल की हो चुकी थी। उसकी सहेलियां अक्सर कहती थी कि अब उसे अपनी ज़िंदगी और शादी के बारे में सोचना चाहिए। एक बार जब नीतू ने फ़ोन पर पापा से इस बारे में बात की तो पापा ने कहा, बेटा हम तो रिश्ता देख रहे हैं पर आजकल अच्छे लड़के मिलना कितना मुश्किल है। थोड़ा समय और रुक जाओ। सच्चाई जानने का मौका नीतू को तब मिला जब वह बिना बताए भाई के जन्मदिन पर सरप्राइज़ देने लखनऊ पहुंची। रात के वक्त जब सब खाने के बाद बैठे थे तब चाची ने माँ से पूछा, दीदी नीतू की उम्र निकली जा रही है। हमारी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है, बैंक में मैनेजर है, कहो तो बात चलाएं। माँ ने चाय का कप रखते हुए धीमे स्वर में कहा, अरे छोड़ो ना छम्मी, अभी क्या जल्दी है। अभी तो राहुल का बिजनेस पैर पसार रहा है। नीतू की शादी कर दी तो वहाँ से जो हर महीने मोटी रकम आती है वो बंद हो जाएगी। फिर राहुल का लोन कौन चुकाएगा। कम से कम 2 साल और रुकने को कहेंगे उसे। दरवाजे के पीछे खड़ी नीतू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह अपने परिवार के प्रति अपना कर्ज और प्यार समझ रही थी, वह वास्तव में उनके लिए सिर्फ एक निवेश था। उसकी खुशियाँ, उसकी उम्र, उसका अकेलापन किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता था। अगली सुबह नीतू ने बिना किसी हंगामे के अपना बैग पैक किया। नाश्ते की मेज़ पर जब भाई ने कहा, दीदी जाते जाते ज़रा 50,000 ट्रांसफ़र कर देना, माल उठाना है, तो नीतू ने सीधे उसकी आंखों में देखा। राहुल तुम 26 साल के हो। पिछले 3 साल से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। इस महीने से घर पर सिर्फ पापा की दवाइयों के पैसे आएंगे, बाकी खर्च तुम खुद संभालो। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या तरीका है नीतू, कमा क्या रही हो, अब तेवर दिखा रही हो। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और मैंने उस पढ़ाई की पाई चुका दी है माँ, नीतू ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा। पर जो वक्त और सम्मान आपने मुझसे छीना है उसका हिसाब कौन देगा। वह बिना पीछे मुड़े घर से निकल गई। बेंगलुरु वापस आकर नीतू ने सबसे पहले
अपने लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा फ्लैट किराए पर लिया। उसने अपने पैसों से अपनी पसंद के कपड़े खरीदे, गिटार क्लासेस ज्वाइन की और सचमुच जीना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात समीर से हुई, जो उसी के ऑफिस में दूसरे डिपार्टमेंट में था। समीर एक सुलझा हुआ और संवेदनशील इंसान था। जब नीतू ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया तो समीर ने उसका हाथ थाम कर कहा, नीतू, तुम एक कमाने वाली मशीन नहीं हो। तुमने जो किया वो तुम्हारा बड़प्पन था, लेकिन अब तुम्हें अपनी खुशियों पर हक जमाने का पूरा अधिकार है। जब नीतू ने घर पर अपनी और समीर की शादी की बात बताई तो घर वालों ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि नीतू अब अपने फैसले खुद ले सकती है और पीछे नहीं हटने वाली, तो वे बेमन से मान गए। शादी बहुत सादगी से हुई। शादी के 6 महीने बीत गए। उधर लखनऊ में राहुल को बिजनेस में घाटा हुआ और लोन के चक्कर में घर पर लेनदारों के फ़ोन आने लगे। तब राहुल और माँ को समझ आया कि जिस नीतू के पैसों को वो अपनी जागीर समझते थे, वो कितनी मुश्किलों से कमाकर घर भेजती थी। एक शाम पापा ने नीतू को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ काँप रही थी। बेटा, हमें माफ़ कर देना। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी ज़रूरतें पूरी करते करते तूने अपनी कितनी इच्छाएं मार दी। हमें सिर्फ तेरी तनख्वाह दिखती थी, तेरी तकलीफ़ नहीं। नीतू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, पापा, मैं आज भी आपकी बेटी हूँ। आपकी दवाइयों और सेहत की जिम्मेदारी मेरी हमेशा रहेगी, लेकिन राहुल को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उस दिन के बाद से मायके वालों का रवैया पूरी तरह बदल गया। अब जब भी माँ का फ़ोन आता तो वो यह नहीं पूछती थी कि पैसे कब भेज रही है, बल्कि यह पूछती थी कि नीतू, तूने आज खाने में क्या खाया? अपना ख्याल रखना। नीतू और उसके परिवार के बीच रिश्तों की बर्फ़ पिघलने तो लगी थी, लेकिन ज़िंदगी का एक और इम्तिहान अभी बाकी था। समीर और नीतू की शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। समीर ने हमेशा नीतू के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए नीतू ने समीर से कहा, समीर, अगले हफ्ते राहुल का फ़ोन आया था। वह कह रहा था कि लखनऊ में उसका बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है और लेनदार अब घर तक आ रहे हैं। पापा की तबीयत भी इस तनाव की वजह से बिगड़ रही है। समीर ने नीतू का हाथ थामकर कहा, नीतू, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखना, मदद ऐसी होनी चाहिए जो राहुल को अपाहिज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाए। नीतू ने समीर के साथ लखनऊ जाने का फैसला किया। जब वह 1 साल बाद अपने घर की दहलीज पर पहुंची तो वहाँ का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। घर का वह रौब और घमंड गायब था जो कभी उसकी तनख्वाह के दम पर हुआ करता था। पापा बिस्तर पर लेटे थे। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और राहुल एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। नीतू को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर नीतू से लिपट गई। बेटा, हमें माफ़ कर देना। हमारे कर्मों की सज़ा आज राहुल और तुम्हारे पापा भुगत रहे हैं। नीतू ने माँ को संभाला और सीधे राहुल के पास गई। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कितना कर्ज है राहुल? राहुल ने रोते हुए एक रकम
बताई और कहा, दीदी अगर इस बार आपने मदद नहीं की तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं सुधर गया हूँ दीदी, मुझे एक मौका दे दो। नीतू ने कुछ देर सोचा। उसके पास अपनी बचत के पैसे थे जिससे वह कर्ज चुका सकती थी, लेकिन वह पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती थी। उसने सबके सामने एक फाइल रखी और कहा, मैं यह कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। सबने चौंक कर नीतू की तरफ देखा। भाभी रचना ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्तें नीतू? नीतू ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, पहली शर्त, मैं यह पैसा किसी को मुफ्त में नहीं दे रही। यह राहुल के नाम एक पर्सनल लोन होगा। राहुल को हर महीने इस कर्ज की एक निश्चित किस्त मुझे वापस लौटानी होगी, चाहे इसके लिए उसे कोई छोटी नौकरी क्यों ना करनी पड़े। दूसरी शर्त, राहुल और भाभी आज ही इस घर के ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट होंगे और अपने घर का राशन और रसोई का खर्च पूरी तरह खुद संभालेंगे। पापा की पेंशन से सिर्फ मम्मी पापा का खर्च चलेगा। राहुल अब पापा के पैसों पर नज़र नहीं रखेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। भाभी रचना को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन राहुल ने आगे बढ़कर नीतू के पैर छुए और कहा, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं दीदी। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अगर आप आज मुझे मुफ्त में पैसे दे देती तो मैं कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाता। नीतू ने कर्ज चुका दिया। राहुल ने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी ज्वाइन कर ली। शुरू में उसे मुश्किल हुई, लेकिन जब हर महीने की पहली तारीख को वह अपनी सैलरी में से नीतू के अकाउंट में किस्त के पैसे ट्रांसफ़र करता तो उसके चेहरे पर एक अलग ही गर्व होता था। भाभी रचना को भी अब समझ आ गया था कि खुद की कमाई से घर चलाना क्या होता है। अब वह भी नीतू से फ़ोन पर सोफे या गहनों की फरमाइश नहीं करती थी, बल्कि नीतू के बंगलुरु वाले फ्लैट के लिए खुद के हाथ से बने अचार और पापड़ भेजा करती थी। 2 साल बाद जब नीतू और समीर के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो पूरा लखनऊ परिवार बंगलुरु पहुंचा। हॉस्पिटल के कमरे में माँ ने नीतू की बेटी को गोद में लिया और समीर से कहा, दामाद जी, हमारी बेटी ने सिर्फ हमारा घर ही नहीं बचाया, बल्कि हमारे बेटे को एक सही इंसान बनाया है। हम तो इस सिर्फ लक्ष्मी समझते थे, पर यह तो हमारे घर की सरस्वती निकली। समीर ने मुस्कुराकर नीतू की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आज सुकून के आंसू थे। आज नीतू को अपने ही घर में वह पहचान और सच्चा सम्मान मिल चुका था, जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।